हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर देख रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है रहेगा राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति टॉपिक। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है तो वो देश का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 जो है इसमें बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ से जो है ये स्टेटमेंट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में, भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार ये शक्ति जो इसमें निहित होती है, संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो राष्ट्रपति जो होता है तो इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में देखते हैं कौन कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होती है संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। वहीं पर ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभाएं हैं इनके निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं इनको अभी तक इसमें नहीं शामिल किया गया है। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है तो इनको तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, किंतु अभी तक जो है जम्मू और कश्मीर संघ जो राज्य क्षेत्र की विधानसभाएं हैं इनके निर्वाचित सदस्यों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इनकी जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है निर्वाचक मंडल में शामिल थे। और राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान जो है परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है तो इसमें जो ये मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वहीं पर बात करें यदि आर्टिकल 55 के खंड 3 के अनुसार, तो इसमें राष्ट्रपति जो होता है तो ये राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है तो इससे संबंधित जो भी विवाद या कोई भी जांच या फैसले होते हैं तो वो कौन लेता है, वो उच्चतम न्यायालय में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी सभी विवाद, जांच या फैसले कोई कुछ भी होता है तो ये उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला ही अंतिम फैसला होता है उच्चतम न्यायालय का ही। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है राष्ट्रपति का चुनाव जो है तब भी संपन्न हो सकता है, इस आधार पर उससे चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 58 में बात की जाती है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं हैं, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जो भी मतलब की योग्यताएं हैं उनकी बात की जाती है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स की जो है एज पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं जो है उसे रखनी चाहिए। वहीं पर राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और जमानत राशि जो है 15,000 रुपये जमा करनी होती है। इसके आगे यदि जो है कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग उसे प्राप्त करना चाहिए कि यह प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो क्या होगा, उसकी जमानत राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा जो ये 15,000 रुपये जमा करनी होती हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की जो पदावधि पद ग्रहण की तारीख से कितने 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल जो है 56 का जो है खंड 1 और का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। ये बात की गई है आर्टिकल 56 का खंड 2 है जो इसमें भारतीय संविधान के
आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित की गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है राष्ट्रपति के, यहाँ पर जो है देख लेते हैं पहले हम इनको कि जो है भारत के अब तक जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उनका जो है कार्यकाल दिया गया है, तो इसको एक बार एक नज़र देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो है ये मैचिंग में पूछ देता है। यहाँ पर बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और ये कौन सा राष्ट्रपति जो है कौन से नंबर के थे। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति जो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल रहा था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। नेक्स्ट बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर बने जाकिर हुसैन, फिर बने बाराहगीर वेंकट गिरी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, फिर बने न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी क्या थे, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर ये दोबारा नियुक्त हुए कौन, बाराहगीरी वेंकटगिरी। फिर उसके बाद बने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर बने जो है बीडी जत्ती, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद बने कौन, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह और फिर आर वेंकटरमण, और फिर उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने, फिर KR नारायण। उसके बाद राष्ट्रपति बने कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कब से कब तक रहा, 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर उसके बाद कौन है, इसके बाद बनी जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। उसके बाद बने रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक। उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, जो कि 25 जुलाई 2022 से लेकर अब तक भी है, वर्तमान में भी ये द्रौपदी मुर्मू ही है और ये पहली ऐसी आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। अब बात करते हैं हम इसके आगे, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य जो है वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा जो निर्धारित जनसंख्या से है। जो 84 संविधान संशोधन अधिनियम हुए 2002 द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े यहाँ पर प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 59(1) के अनुसार, जो आर्टिकल 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से जो है रिक्त कर दिया है। वहीं पर बात करें आर्टिकल 60 जो है बात करता है भारत में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थित में जो होता है। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो उपलब्ध ज्येष्ठतम, मतलब कि जो भी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको शपथ दिलाता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है कितना है, ये 5 लाख रुपये प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रपति का वेतन जो है कहाँ से दिया जाता है, तो ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 56(1) जो है कि खंड खा के अनुसार भारत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में भारत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 61 के खंड 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम कितने 14 डेज की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाएगा। यदि जो है राष्ट्रपति पर किसी को महाभियोग चलाना है तो उसे जो है कितने 14 डेज की लिखित सूचना देनी होती है पहले। इस प्रकार 14 डेज की जो है अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्यीय संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।
तथा उस सदन की जो है कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। आर्टिकल 62 खंड 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की जो है रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए जो पद रिक्ति है उसको भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र जो है प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यदि कोई भी राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 माह के अंदर ही अंदर उसे भर लिया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन? उपराष्ट्रपति संभालता है। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या होता है? तो फिर उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या उसके न रहने पर क्या होता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने की आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित है। आर्टिकल 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संविधान संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्वेश्चन ये भी कई बार बनता है कि जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो यह राष्ट्रपति बुला सकता है कुछ दशाओं में। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या होगा? जो पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेंगे अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो फिर क्या होगी? तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। जो भी यदि कोई विधेयक है वो धन विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। उसका धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पहले अनुमति नहीं ली जाती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक जो होते हैं कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होता है और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये जो है लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, पूछा जा सकता है, यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकता है। राष्ट्रपति जो होता है तो वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु क्या करता है? वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है ये भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। यदि कोई भी कि भारत की सीमा है इसके अंदर कोई भी उसका भौगोलिक क्षेत्र जो है तो इसको यदि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये इसका संवैधानिक अधिकार जो है तो ये राष्ट्रपति के पास ही होगा। अब हम बात करेंगे इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट जो भी MCQs हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो ये होगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। और यहाँ पर क्या होता है? भारत एक गणराज्य है, यहाँ भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा ना कि वंशानुगत होता है। और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जिसका चुनाव कैसे होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है ना कि प्रत्यक्ष के द्वारा। यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब जो है कि कभी आप लोगों ने सुना है कि जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है वोटिंग कराई गई है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है।
कथन ए, भारत का जो है राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। से इसका कारण आर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। जो भारत का राष्ट्रपति है इसका पद अमेरिका के राष्ट्रपति से कैसे मिलेगा, ये इसका कारण गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन सी। ये सही है परंतु जो है ये आर क्या है, गलत है। यहाँ पर जो होता है क्या, यहाँ पर कोई वंशानुगत नहीं शासन है भारत में, और ब्रिटेन का राजा जो है वंशानुगत होता है, दोनों भिन्न भिन्न। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या होता है, ये वास्तविक प्रमुख होता है। नेक्स्ट, कथन ए कह रहा है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। करेक्ट है कि जो संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है, इसकी भी शक्तियां जो है सीमित ही होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या है, संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। राष्ट्रपति जो है तो इसकी भी, ये संविधान के अंतर्गत इस पर भी सीमाएं लगाई गई हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है कौन, राष्ट्रपति होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें, राष्ट्रपति में, ना कि प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये बात की जाती है किसमें, आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं किसमें, ये होती है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, ये निहित किया गया है किसमें, भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है इनको। देखते हैं नेक्स्ट है कथन ए कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कारण आर है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। ये भी करेक्ट है। यहाँ पर जो है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो है क्या, ये अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कथन ए है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड जो है राष्ट्रपति में निहित है, करेक्ट है। कारण आ रहा है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये उक्ति किस पर लागू होती है, तो ये लागू होती है किस पर, राष्ट्रपति पर। ये स्टेटमेंट राष्ट्रपति के लिए ही दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति में जो है समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, और वास्तविक रूप से जो है शासन संचालन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा।
और ये बात की गई है किसमें? आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट है कथन ए है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। करेक्ट है स्टेटमेंट। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। इसका कारण है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ये इसका कथन और कारण दोनों सही है और ये इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है ये यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ ऊपर नीचे दे दिया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाता है कैसे? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। तो यहाँ पर दिया 1, 3, 4 जिसमें दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित जो राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। तो वे कौन है? वो है दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य यही नहीं सम्मिलित हैं। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तो सभी सम्मिलित ही हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये जो है सभी सम्मिलित हैं। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं? तो यहाँ कौन होती है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है जो कूट दिए गए हैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, जो है चौथा वाला नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो ये चुना जाता है किसके द्वारा? लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कुछ आंसर किया जा सके। देखते हैं
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि जो है निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है तब भी होगा, उसको स्थगित नहीं किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। ये सब हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको जो है कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है सब ये। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावों का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो यहाँ ये तो 50 के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और 1997 में यथा संशोधित के तहत भारतीय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए जो है कम से कम कितने 50 निर्वाचक और निर्वाचित सांसद एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है। कम से कम 50 निर्वाचकों या निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा ही इस प्रस्ताव का जो है अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। और जो है 1997 में क्या थी, इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी, जो कि अब कितनी है? 50। और ये क्वेश्चन भी शायद तभी पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल की। यहाँ पर निर्वाचक मंडल देखते हैं कैसे जो है गठित होता है। तो निर्वाचक मंडल का फार्मूला रहता है क्या? निर्वाचक मंडल का फार्मूला रहता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, जो कि राज्य की जनसंख्या एवं जो है क्या राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100। यही जो है इसका फार्मूला रहता है। और वर्ष 2022 में संपन्न जो है 16वें राष्ट्रपति चुनाव में मत देने योग्य निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 4796 थी 2022 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है कि प्रत्येक एमएलए जो होता है इसके वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ऐसा कुछ जो है नहीं होता है। मूल्य अधिक काहे होगा? देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य का जो है मत मूल्य निम्न सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। कौन सा सूत्र है? सूत्र होता है राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू कितनी? 100 में। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है एक सदस्य के मूल्य की मत की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मूल्य जो है सदस्य के मत का मूल्य एक समान, जो 16वें राष्ट्रपति 2022 में 700 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है, तो वो राज्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मतदान नहीं कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। जो है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है।
क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 1997 में जनसंख्या थे, तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा जो है अभी निश्चय जनसंख्या से है, तो ये था तब 90 जो है 1971 की जनगणना के द्वारा, ये जो 1997 में की जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा जो है निश्चित किया गया था, तो ये 1971 की जनगणना के द्वारा निश्चित किया गया था। और यहीं पर जो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसी अब वर्ष 2026 के पश्चात की जो है पहली जनगणना ये सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार स्पष्टीकरण जो है इस बात का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जनगणना होनी थी कब 2021 में, लेकिन जो है कोविड आ गया, इसके कारण जनगणना नहीं हो सकी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक होना चाहिए, नहीं जरूरी है तो पढ़ा लिखा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे भारत का जो है जन्मा नागरिक, ये यहाँ पर जो ये जन्मा वाली बात की जा रही है, यही इसी कारण जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जा रहा है कि जो है भारत का उसे नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो भारत का जन्मा नागरिक हो। उसे भारत का, जब वो राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होने के लिए, जब वो भारत का जो है राष्ट्रपति बनने के लिए वो करे, तो जो है इसे क्या होना चाहिए, इसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि जो है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए उसे। इसी कारण जो है ये स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन जो है दूसरा सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखनी चाहिए। देखते हैं नहीं इसकी एक्सप्लेन। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ना कि कहाँ की, संसद की। उसे भारत का जन्मा नागरिक हो, ये आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ना कि भारत का जन्मा नागरिक हो। नेक्स्ट, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी क्या है सदस्यता उसे छोड़नी होगी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के आर्टिकल 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या का जो है या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए जो है कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, कितनी भी बार जो है चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति जो है निर्वाचित भी हो सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं रखता है? तो ये आर्टिकल है कौन सा? आर्टिकल है 57 आर्टिकल रखता है। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाएगा कहाँ? उस विवाद को सौंपा जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है,
तो ये अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। और आर्टिकल है यहाँ ये, इससे संबंधित कौन, 56 का खंड 1। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। और इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है उपराष्ट्रपति। ये बात कही गई है आर्टिकल 56 के खंड 2 में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये सौंपेगा भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये हटाया जा सकता है कैसे? तो ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। उस पर जो है आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। इसी रीति से क्या है, संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है किसमें? 61 में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है, या किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहाँ पर आ गए थे, कहाँ चला गया, कुछ ज़्यादा ही जो है ऊपर चला गया। यह 39 क्वेश्चन देख रहे थे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये तो हो चुका था, ये भी देख चुके थे। क्वेश्चन देख रहे थे 43। तो ये हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के जो है दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? महाभियोग से संबंधित है आर्टिकल 61। नेक्स्ट, भारत में जो है निम्न से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो यह है किसको? संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी होती है? तो ये कितने दिन? 14 डेज की। 14 डेज की पहले उसे सूचना देनी होती है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये क्या है? राज्यों की विधानसभाएं। ये क्या है? इसके निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उस पर महाभियोग चलाने का भाग नहीं है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि आर्टिकल 54 खा के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं, और यहीं पर राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद रिक्त जो है पद का रिक्त स्थान जो होता है भर लिया जाता है कब? तो ये 6 माह में भर लिया जाता है, 6 माह के अंदर ही। नेक्स्ट, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाने चाहिए। तो ये रिक्त तिथि से 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए।
नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा है, तो ये 6 माह है। 6 माह या 19 डेज भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ये करता है कितने समय तक? ये 6 माह तक करता है और 6 माह में इसको जो है भर लिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन करेगा? तो ये करेगा उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा संविधान के आर्टिकल 65 के अनुसार, तथा किसी कारणों से यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर किसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा तो उस समय वह उसके क्या है कृत्यों को संपादित करेगा। नेक्स्ट, ये करेगा इसके तहत जो है द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ ये जो है फंक्शंस एक्ट 1969 के तहत। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई राष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो है कोई भी क्वेश्चन 2021-22 में नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है आरओ के मेंस में। नेक्स्ट है, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो ये करेंगे भारत के जो प्रधान न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो वो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर या बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा, वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट, कथन कह रहा है अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और भारत जो राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है, ऐसा तो है नहीं कि संविधान के ऊपर है, संविधान तो सर्वोच्च है, ये तो कहीं पर नहीं लिखा गया है। ये यहाँ पर जो है दोनों ही इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर हम इसका कोई भी आंसर नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 के तहत जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 36 जो है अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। परंतु क्या होता है, 361(4) के प्रावधान के तहत उसके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाले जो है दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है तो लोकसभा को भंग कब कर सकता है? ये भंग कर सकता है कब? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। आर्टिकल 85
2 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की हस्तक्षेप अनुच्छेद आर्टिकल 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। और मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य उपमंत्री मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह पर क्या है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग क्या कर सकता है, कब, जबकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन, तो ये कर सकते हैं मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जा सकती है, तो ये की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये बात की गई है किसमें, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित की जा सकती है। अनुच्छेद 118 का भाग 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है, तो वो कौन बुलाएगा, भारत का राष्ट्रपति होगा जो वही बुला सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की जो है सूचना के संबंध में उचित है, तो ये कौन, राष्ट्रपति का आशय। इसको भी अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, देखते हैं इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के आशय की। ये क्वेश्चन भी जो है MPPCS प्री 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये वाले शब्द को याद रखिए, ध्यान रखिए, ये जो है कई बार हम क्वेश्चन गलत करा के ही मानता है। पहला स्टेटमेंट है, वह संसद का संघटक का भाग है, बिल्कुल है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है भारत का राष्ट्रपति। ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह प्रत्येक बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल करता है। किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश भी लागू कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कथन ए कह रहा है, राष्ट्रपति का संसद का भाग है, बिल्कुल है, राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है। उसका कारण आर कह रहा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है कोई भी विधेयक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और इसका जो है सही स्पष्टीकरण भी है। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, कब, जब राष्ट्रपति क्या है अपनी सहमति दे देता है, तब वह अधिनियम या कानून बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, ये वीटो का सख्त किया गया था एक बार भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है उसका प्रयोग किया था। तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन एक बार। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो जो है स्पष्ट जो है सहमति रोक लेने का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को निश्चित काल के लिए लंबित रखने का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिस संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहते हैं? तो ये किया था किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात इस पर वह सहमत देने या सहमत रोकने की घोषणा नहीं करता है और इसे नहीं पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद होगा 111। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होगा? ये प्राप्त हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं? तो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। और आर्टिकल 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। तो ये सभी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ये विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो इनको अभी देख चुके थे, देख लेते हैं फिर एक बार स्वविवेकी शक्तियां राष्ट्रपति की कौन कौन सी हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, निलंबन विशेषाधिकार और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, जेबी निषेधाधिकार राष्ट्रपति की ये सभी स्वविवेक की शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री से कहना, और आर्टिकल 74(1) के परंतु अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट, जब केंद्रीय मंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो यह अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? ये रखा जाना आवश्यक होता है कब तक? 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के अध्यक्ष की नहीं की जाती है, क्योंकि योजना आयोग को तो रिप्लेस करके उसका स्थान ले लिया है किसने? नीति आयोग ने। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री।
संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं एक बार इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 239 का के खंड 5 तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत संघ राज्य क्षेत्र, जो कि क्रमशः दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करेंगे। और इसका जो है अध्यक्ष होता है नीति आयोग का प्रधानमंत्री, और इसकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस तरह की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, और राज्य के राज्यपाल की। तो उपरोक्त सभी की करता है। अनुच्छेद जो है महान्यायवादी की करता है आर्टिकल 76 के अनुसार, और जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये आर्टिकल 148 के तहत, और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है आर्टिकल 155 के तहत। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो नियुक्ति नहीं करता है तो वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों की निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। ये बात की गई है किसमें? आर्टिकल 160 में। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देते हैं। भारतीय संविधान जो है तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है क्या? यह राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति अधिकार राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है, ना कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन एक सही नहीं है? जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्वीकार करना चाहिए, और सलाह तो ले सकता है लेकिन स्वीकार करना चाहिए ऐसा नहीं। कहीं पर भी संविधान में कहा गया है कि स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का मन होगा तो स्वीकार करेगा, परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श को मन होगा तो समझ में आएगा तो स्वीकार करेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं स्वीकार करेगा। तीसरी वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक क्या है उस पर साबित कदाचार या असमर्थता के कारण उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्यीय संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित क्षमावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने जो है उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है तब तक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, तो ये एक कैसी है? एक न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। देखते हैं
इसकी एक्सप्लेन। संविधान के आर्टिकल जो है संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्तियां क्या है प्राप्त की गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या क्या सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन और विराम या परिहार करने तथा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा जो दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। वास्तविक और लोकप्रिय तो नहीं प्राप्त हैं। औपचारिक जो है सिस्टुलर और विधिक प्राप्त हैं। संवैधानिक और नाममात्र प्राप्त हैं। ये राजनीतिक और नाममात्र नहीं प्राप्त हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किनको किनको जो है संसद के पटल पर रखवाए। पहला तो है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाएगा, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखवाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी रखवाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन जो है इसको भी रखवाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना जो है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें जो है या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151, 1, 338 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो जो है ये धन विधेयक वाला नहीं है, ये देखते हैं। ये जो वित्तीय वाला नहीं है, यही वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यही वाला नहीं है। बाकी साधारण आधारण सब बिल को तो लौटा ही सकता है। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। यह है किसको, राष्ट्रपति को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान की जो है 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित सभी प्रमुख जो है प्रावधान दिए गए हैं। इसमें पहला है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त भी किया जा सकता है। और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य की अनुसूचित क्षेत्रफल को बढ़ाया और जो है घटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो ये तैयार करता है कौन, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो वो कहाँ से थे, बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में, और वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ के, बिहार के। नेक्स्ट है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब कब बने थे, लगातार 3 बार जो है बने थे। कब, 1950 से लेकर 52 तक, और 1950 से लेकर 57 तक, फिर 57 से लेकर 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जो है ये श्री वी वी गिरी थे।
नेक्स्ट है, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये थे एन संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल रहा था कब से कब तक? ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और कार्यकाल रहा था 1977 से लेकर 1982 तक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो वह कौन? नीलम संजीव रेड्डी है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक तरफ जो है राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके कार्यकाल दिए गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। फखरुद्दीन अली जो थे, इनका कार्यकाल रहा था 1974 से लेकर 77 तक। एन संजीव रेड्डी थे, तो ये 77 से लेकर 1982 तक। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, तो ये 1967 से लेकर 1969 तक रहे थे। वीवी गिरी जो थे, तो ये 1969 से लेकर 1974 तक रहे थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर जो आसीन नहीं रहा? वो थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और ये जो है अभी हाल ही में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे? वो थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ARO की जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किनको? डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जो कि 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। ये प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद भी थे। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा था? तो वो थे वीवी गिरी। वो 2 बार जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? मिसाइल मैन कहा जाता था किनको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। 11वें राष्ट्रपति थे, 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे। इन्होंने निर्देशन में प्रारंभ जो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत जो है पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है भारत अब। नेक्स्ट, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो वो थे कौन? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये जो थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त जो है 69 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था इन्होंने। देखते हैं नेक्स्ट निम्न में से कौन असंगत है? तो असंगत है कौन? ये जवाहरलाल नेहरू। बाकी ये तो सभी क्या है? राष्ट्रपति ही हैं। और ये कौन थे? ये हैं भारत के जो है प्रधानमंत्री, इसलिए यही असंगत है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? उनका क्रम कौन था? 12वां था। इनका जो है क्रम जरूर याद रखिए। कौन था? 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के वे 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की और कार्यकाल के अनुसार यदि बात करें तो 14वां था। और वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के UPA के उम्मीदवार कौन थे? देखते हैं एक्सप्लेन में कौन थे। जुलाई 2022 में संपन्न भारत के जो है 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सत्तागढ़ जो है रूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री थी यशवंत सिन्हा संयुक्त जो है विपक्ष
द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। इस चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति व्यक्ति अनुसार बनी, जबकि कार्यकाल अनुसार बात की जाए तो 17वीं बनी। और प्रश्नकाल में भी 15वें राष्ट्रपति चुनाव पूछा गया है, जबकि जुलाई 2022 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव वस्तुतः क्या है 16वें राष्ट्रपति चुनाव थे। और 15वें राष्ट्रपति चुनाव में क्या था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीरा कुमार थी। वर्तमान में कौन है, वही है द्रौपदी मुर्मू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ छूट गया, नहीं छूटा नहीं है, छूटा नहीं है कोई भी क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक जो है बिहार के राज्यपाल, और 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति, और 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई तब भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो वो कौन थे, वीवी गिरी थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एन. सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हुए थे। और वहीं 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति को भवन को डिजाइन करने वाले थे एडविन ल्यूटियंस, इन्होंने डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जो एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया, यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने थे, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।